निंजा कामुई एपिसोड 1। पहले एपिसोड में हम एक आदमी को ट्रेन में देखते हैं। वो आदमी काफी डरा होता है, उसके चेहरे से पसीने छूट रहे होते हैं। अगले सीन में हम उसी आदमी को भागते हुए देखते हैं, जैसे कि वो किसी से बचकर भाग रहा हो। वो आदमी एक गली में आकर रुकता है, जहाँ उसे बहुत से लोग आकर घेर लेते हैं। वो आदमी इन्हें देखकर कहता है, आखिर तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा। हम देखते हैं कि वो लोग जो उस बंदे का पीछा कर रहे थे वो सभी निंजास होते हैं। फिर वो निंजास उस आदमी पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो बंदा भी एक स्किल्ड निंजा होता है। वो बंदा इन निंजास का डटकर मुकाबला करता है और इन्हें कांटे की टक्कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक निंजा उसकी गर्दन में चाकू मार देता है, जिससे वो बंदा थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि निंजास का लीडर उस बंदे की गर्दन पे डिवाइस लगाकर उसे खींचते हुए बिल्डिंग से नीचे गिराता है। फिर निंजास का लीडर उस बंदे की बेरहमी से गर्दन काट देता है। इसके बाद निंजास का लीडर एक डिवाइस में उस बंदे की वेरिफिकेशन करता है और उसकी डेथ को कंफर्म करता है। डिवाइस में हम उस आदमी का कोई और ही चेहरा देखते हैं, जैसे उस बंदे ने कोई मास्क लगाया हो। फिर वो निंजास वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो सभी से दूर एक गांव में अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ रह रहा होता है। उस बंदे की फैमिली में उसकी वाइफ सारा और एक बेटा कायल होता है। फिर हम शाम को उस बंदे की वाइफ को देखते हैं जो न्यूज देख रही होती है। उस न्यूज में बताया जाता है 5 लोगों के ग्रुप ने एक आदमी का सर काट के बहुत बेरहमी से मर्डर कर दिया। ये काम किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। इस न्यूज को सुनकर उस बंदे की वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये काम उनका होगा। तभी वहाँ पर उनका बेटा आ जाता है, जिसको देखकर वो चुप कर जाते हैं। फिर वो बंदा अपने बेटे कायल को सुलाने के लिए ले जाता है। हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपने घर के चारों तरफ कैमरे लगाए होते हैं ताकि वो अपने घर पर नजर रख सके। अपने बेटे को सुलाने के बाद वो अपनी वाइफ के पास आता है, जो बहुत परेशान नजर आती है। वो बंदा अपनी वाइफ से कहता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। जिस पर वो कहती है, इस बंदे का जिस तरह मर्डर हुआ ये कोई आम मर्डर नहीं लगता। क्या तुम्हें लगता है कि ये उनका काम हो सकता है, कहीं वो हमें ढूंढ ना लें। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है, तुम परेशान मत हो, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर उसकी वाइफ कहती है, क्या तुम्हें लगता है ये शिनिगामी यानी रीपर का काम होगा। जिस पर बंदा कहता है, नहीं नहीं, ये उसका काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा अकेले काम करता है और वो अपनी वाइफ को टेंशन फ्री होने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि वो एक बहुत प्यारी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी रात को आंख खुलती है। अपने हस्बैंड को जागता देखकर उसकी वाइफ भी उठ जाती है, जिस पर वो कहता है, फिक्र मत करो, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा नीचे जाता है तो उस पर कुछ निंजास हमला कर देते हैं, लेकिन वो बंदा उन निंजास को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। अचानक से उसे अपने बेटे कायल की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपने बेटे को बचाने के लिए भागता है। लेकिन तभी एक निंजा उस बंदे को जहरीली पिंस मारता है, जिससे उस बंदे में जहर फैलने लगता है। लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके ऊपर जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ निंजास ने उसकी वाइफ और उसके बेटे को मार दिया होता है, जिन्हें देखकर वो टूट जाता है। फिर निंजास का लीडर कहता है, उसने मुझे कांटे की टक्कर दी, बेचारी अपने बच्चे और खुद को भी बचा नहीं पाई, और वो उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है। तभी एक निंजा पीछे से आकर उस बंदे की पीठ में तलवार घुसा देता है और वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर निंजास का लीडर कहता है, ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, ये हमेशा गलत वक्त पर आते हैं। फिर निंजास का लीडर उस बंदे की डेथ को कंफर्म करता है और अपने ग्रुप के साथ वहां से चले जाता है। फिर वहां पर पुलिस आती है जो इन तीनों डेड बॉडीज को चेक करती है। अगले सीन में हम उसी बंदे की लाश को हॉस्पिटल में देखते हैं कि तभी वो जाग जाता है। उसकी आंखों के सामने वही सीन आता है जब निंजास के लीडर ने उसकी वाइफ और उसके बेटे को मारा था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम उस बंदे को हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं, जिसे होश आता देखकर सभी डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर उसे कहते हैं, इस पर यकीन करना काफी मुश्किल है कि तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हो लोगिन। लोगन डॉक्टर से अपनी वाइफ और अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर कहता है, मुझे अफसोस है लोगिन, लेकिन वो नहीं बचे। जिसे सुनकर लोगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम दो डिटेक्टिव माइक और एमा को देखते हैं, जो लोगन के पास पूछताछ करने के लिए आते हैं। माइक लोगन से कहता है, माफ करना कि हम तुम्हारे पास ऐसे वक्त में पूछताछ करने के लिए आए, लेकिन क्या तुम हमें उस बंदे के बारे में कुछ बता सकते हो जिन्होंने तुम्हारे घर पर हमला किया। तुम छोटी से छोटी चीज भी हमें बता सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन उन्हें कुछ नहीं बताता और वो अपनी बेडशीट को जोर से पकड़ लेता है, जिसे देखकर माइक समझ जाता है और सोचता है
ये बंदा कुछ तो जानता है, लेकिन अभी ये इस हालत में नहीं है कि ये हमें कुछ बता सके। और वो अपना कार्ड लोगन को देकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त माइक एमा से कहता है, मुझे लगता है वो बंदा कुछ तो जानता है, और वो एमा को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। अगले सीन में हम लोगन को हॉस्पिटल की छत पर देखते हैं, जहाँ हम ये भी देखते हैं कि एमा ने उस पर नजर रखी होती है। इसी के साथ हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नर्सेज लोगन को उसकी वाइफ और उसके बेटे को आखिरी बार देखने के लिए ले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन में अब इतनी हिम्मत नहीं बची होती कि वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को देख सके, और वो अपनी व्हीलचेयर को जोर से पकड़ लेता है। उसकी आंखों के सामने उसकी मरी हुई वाइफ और उसके बेटे के विजन्स आ रहे होते हैं, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथ और पाँव में पिंस मारने लगता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ लोगन छत पर होता है कि तभी उस पर कुछ निंजास अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोगन इतना जख्मी होने के बावजूद उन्हें मारने लगता है। वो सभी को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है, जैसे कि वो कोई हैवान हो। फिर हम देखते हैं कि लोगन अपने हाथों से एक साइन बनाता है, जिससे वो एक डार्क जुत्सु करता है, जिससे उसके मुंह से काला धुआं निकलता है और सभी तरफ फैल जाता है। इस धुएं में लोगन गायब हो जाता है और सिर्फ हमें उसका सर दिखाया जाता है, जो किसी डीमन की तरह नजर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस जुत्सु से कि एक सेकंड में सभी निंजास के सर उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। इतना शोर सुनकर एमा भी बाहर आने लगती है, लेकिन लोगन आकर उसे बेहोश कर देता है। बचे हुए निंजास को लोगन एक तलवार से बहुत ब्रूटली मारने लगता है। फिर वो इस तलवार से लिफ्ट का बटन दबाता है, जिससे लिफ्ट खुल जाती है। फिर वो सभी निंजास को एक रोड की मदद से उस लिफ्ट में धकेलते हुए ले जाता है और वो उन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। जब वो लिफ्ट से बाहर आता है तो उसके सामने निंजास का लीडर आता है और कहता है, तुम्हें मारना काफी मुश्किल है, जैसे कि मुझे बताया गया था, लेकिन मैं तुम्हें फिर से मौत के मुंह में ले जाऊंगा। और वो निंजास का लीडर लोगन को चढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें सुननी चाहिए थी अपनी बीवी की आखिरी दर्द भरी चीख। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन ना वो खुद को बचा सकी और ना ही अपने बच्चे को। इसे सुनकर जैसे तो लोगन पागल हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन निंजास का लीडर भी कुछ कम नहीं होता। वो लोगन को काफी बुरी टक्कर देता है। तभी लोगन अपनी एक डार्क जुत्सु का इस्तेमाल करता है और निंजा की पीठ में तलवार घुसा देता है, जिसके बाद लोगन उसकी गर्दन में बार बार चाकू से वार करता है और उसे गिराकर पूछता है, आखिर तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? निंजास का लीडर कहता है, तुम्हारा हुलिया जो मर्जी हो, तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, लेकिन हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। मौत तुम्हारी किस्मत में लिखी गई है। ये सुनकर लोगन अपना मास्क उतारता है और हमें उसका असली चेहरा दिखाया जाता है। फिर लोगन आखिरकार उस निंजास के लीडर को मार देता है। फिर लोगन अपनी बीवी और बच्चे की लाश के पास आता है और उन्हें मरा हुआ देखकर काफी दुखी होता है। उसके बाद लोगन अपने घर आता है और एक दीवार को ड्रिल करके उसमें से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में निंजास वाला सामान, एक मास्क और एक तस्वीर होती है। इस तस्वीर में हमें उनके असली चेहरे दिखाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी बीवी और उसके बेटे ने भी एक मास्क पहना हुआ था। फिर लोगन अपने घर को आग लगाता है और वो मास्क लगाकर वहां से चला जाता है। निंजा कामोई एपिसोड 2। दूसरे एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है, हमारी क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स दुनिया के बाहरी लोगों को किसी भी हालत में नहीं पता चलनी चाहिए। सब निंजास के मिशन उनकी जिंदगियों से ज्यादा अहम होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं दुनिया में अमन बनाए रखने के लिए करते हैं, लेकिन हाल ही में हुए टेररिस्ट अटैक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इन टेररिस्ट अटैक को मद्देनजर रखते हुए हम जापान को अपना मेन अथॉरिटी नहीं मान सकते, इसीलिए हमें और भी ज्यादा ताकतवर अथॉरिटी के अंडर काम करना होगा, जिससे हमारा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें हमारे सीक्रेट निंजा टेक्निक्स को बाहरी लोगों के साथ शेयर करना होगा। हम कोई गलती नहीं कर रहे, ये सब हम जापान के बेहतर फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, और जो लोग इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे उन्हें एक्सेल मानकर मार दिया जाएगा। फिर हम मेन स्टोरी लाइन को देखते हैं, जहां लोगन ख्वाब में अपनी मरी हुई वाइफ और बच्चे को देखता है, जिन्हें देखकर वो घबराकर उठ जाता है। हम निंजास के लीडर को भी देखते हैं, जिसे लोगन ने मारा नहीं होता, बल्कि उससे पूछताछ करने के लिए अपने सामने बांध कर लटकाया होता है। दूसरी तरफ हम लोगन को देखते हैं, जिसकी सांसें फूल रही होती हैं। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन काफी ज्यादा जख्मी और कमजोर होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम काफी बड़ी मुसीबत में हो लोगन। जिस पर लोगन कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो बंदा बताता है, क्या तुम्हें लगता है वो लोग सिर्फ यहाँ तक रुकेंगे? वो औरों को भी ढूंढेंगे और उन्हें भी मार डालेंगे। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। मैंने सोचा था कि हम मरने के बाद ही मिलेंगे। फिर वो लोगन का इलाज करना शुरू कर देता है। वो बंदा कहता है, मुझे तुम्हारी बीवी के बारे में अफसोस है हाइगन, लेकिन तुमने अपना मास्क क्यों नहीं लगाया? जिस पर हाइगन कहता है, ऑर्गेनाइजेशन को कोई रास्ता मिल गया है जिससे वो हमें किसी भी मास्क के
के अंदर पहचान सकते हैं। वो हमें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ सकते हैं। अब इन मास्क को पहनने का कोई फायदा नहीं है। वो बंदा हाइगन से कहता है, कसम से जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम मौत के मुंह में होते हो। वो बंदा हाइगन की जख्मी बाजू को देखकर कहता है, क्या तुमने सीक्रेट आर्ट टॉक ऑफ अवेयरनेस का इस्तेमाल किया? लेकिन तुम ये दोबारा ना करना वरना तुम मारे जाओगे। ये वही टेक्निक होती है जिसको हाइगन ने एपिसोड 1 में इस्तेमाल किया होता है, जिसमें वो अपने हाथ और पाँव में पिंस मारता है ताकि वो फिजिकली तेज हो सके। जब वो बंदा हाइगन की पीठ वाले जख्म को देखता है तो वो हैरानी के साथ कहता है, अगली बार को छोड़ो, मैं तो ये देख कर हैरान हूँ कि इतने गहरे जख्म के बावजूद अभी तक तुम जिंदा कैसे हो। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। ये तुम्हारी किस्मत है या तुम्हें ऊपर वाला किसी मकसद के लिए जिंदा रखना चाहता है। फिर वो बंदा हाइगन का इलाज करना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें मुकम्मल ठीक होने में 6 से 7 दिन लगेंगे। जिस पर हाइगन कहता है, तुम बस मेरा इतना इलाज कर दो कि मैं बाहर वाले मेहमान कुछ सवाल जवाब कर सकूं। इस पर वो बंदा पूछता है, फिर तुम इसके बाद क्या करोगे हाइगन? हाइगन कहता है, मैं उन सभी को ढूंढूंगा और उन सभी को मार डालूंगा। फिर वो बंदा हाइगन का इलाज करने के लिए उसे बेहोश कर देता है। जब रात को हाइगन को होश आता है तो उसकी बॉडी पर पट्टियां हो चुकी होती हैं। वो अपने पास पड़े हुए बैग को खोलता है जिसमें बहुत से सेल फोन होते हैं। लोगन उस बैग में से मिस्टर मोरस का दिया हुआ कार्ड निकाल कर देखता है। फिर हाइगन निंजास के लीडर के पास आता है और हाइगन बहुत बेदर्दी से उसके चाकू मारने लगता है, जिस पर निंजास का लीडर कहता है, कमीने, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है कि तुम मुझे जितना मर्जी टॉर्चर कर लो लेकिन मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। जिस पर हाइगन कहता है, मुझे पता है, जिससे निंजास का लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हाइगन लगातार 3-4 दिन तक निंजास के लीडर को ब्रूटली टॉर्चर करता है। एक रात हाइगन उस पर पेट्रोल डालता है जिससे वो होश में आता है और वो कहता है, ओह हाँ, अभी मुझे याद आया, तुम्हारी बीवी, तुम्हें देखना चाहिए था उसका चेहरा, वो कमाल का था। तुम्हारे बच्चे के तो चेहरे पर थोड़ा सा डर था लेकिन तुम्हारी बीवी, उसकी आंखों में डर मैं उसकी आखिरी सांस तक देख सका था जब तक कि मैंने उसे मार नहीं दिया। तुम्हें उसकी चीखें सुननी चाहिए थी। मैं जितनी बार उसे चाकू मारता वो इतना ज्यादा चिल्लाती, इससे जो मुझे सुकून मिलता था तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस पर हाइगन माचिस की तीली जलाते हुए कहता है, मैं उनकी यादों को तुम्हारी आंखों में हमेशा के लिए जला दूंगा, लेकिन जब तुम हेल यानी जहन्नुम में जाने वाले होगे तो तुम्हें तुम्हारी चमड़ी उतरने की और तुम्हारी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देगी। ये सब तब हो रहा होगा जब तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा। मरने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। और हाइगन माचिस की तीली जलाकर उस बंदे को जलाकर मार देता है। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो अपने बॉस से कहता है, आप क्या चाहते हैं कि मैं इस केस पर काम ना करूं? जाने दो, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिस पर उसका बॉस कहता है, तुम इस केस को बंद कर चुके हो। देखो, हमें वहाँ पर उसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला, ना ही वहाँ पर कोई फुटेज मिली और मुझ पर ऊपर से भी बहुत प्रेशर है। मैं नहीं चाहता कि इस केस में तुम मजीद काम करो। तुम सिर्फ अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचो। जिस पर माइक कहता है, फिर एमा का क्या? उसने सब देखा है कि कैसे कुछ निंजास के ग्रुप ने लोगन पर हमला किया। जिस पर उसका बॉस कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसने ऐसा कुछ कहा है? जाओ उससे एक और बार पूछो। फिर माइक गुस्से से एमा के पास जाता है और कहता है, मत कहना कि तुम भी उन जैसी हो जो दूसरे के इशारे पर नाच रहा है। जिस पर एमा कहती है, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिस्टम के साथ वफादार हूँ। सभी इस केस को खत्म कर देना चाहते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। हमें सिर्फ चालाकी से काम करना होगा। फिर वो मॉरिस को बताती है, मैंने लोगन के बारे में सर्च लगाया, मुझे उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली। मुझे सिर्फ उसकी फैमिली और उसका नाम पता चला। उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला। लोगन भी उन लोगों की तरह है जिनका पहले बेरहमी से कत्ल किया गया है। अगले सीन में हम लोगन को देखते हैं जो किसी को ढूंढने के लिए जाता है। वो बहुत सी जगहों पर जाता है लेकिन वो बंदा उसे नहीं मिलता। फिर हम लोगन को एक बार में देखते हैं जहां 2 पुलिस वाले आते हैं और बार के मालिक से हफ्ता लेते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल इन नोटों की खुशबू कुछ कम हो गई है? और वो बार के मालिक को मारने लगते हैं। दूसरा पुलिस वाला लोगन को देखकर कहता है, मैंने बाहर एक बाइक देखी, क्या वो तुम्हारी बाइक है? मुझे तो वो चोरी की लगती है। लेकिन लोगन उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो लोगन को मारने ही लगता है कि लोगन उसका बाजू तोड़ देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर लोगन वहाँ से जाने लगता है कि तभी दूसरा पुलिस वाला लोगन पर अटैक कर देता है, लेकिन लोगन उसे मुक्का मारकर दूर फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। जब हाइगन बाहर आता है तो पुलिस की कार देखता है, जिससे उसे माइक की याद आती है। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो VR पर गेम खेल रही होती है, जो कि एक ओजा नामी कंपनी ने बनाई होती है। ये कंपनी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में मशहूर है। तभी माइक को एक कॉल आती है जो और किसी के नहीं
बल्कि हाइगन की होती है। माइक कहता है, जी मैं माइक मॉरिस बोल रहा हूँ। जिस पर हाइगन कहता है, मैं जो लोगन बात कर रहा हूँ। उसका नाम सुनते ही माइक एमा को उसकी कॉल को ट्रेस करने के लिए कहता है और माइक लोगन को बातों में उलझाने लगता है। लोगन कहता है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, चलो हम किसी जगह पर मिलकर बात करते हैं। फिर लोगन फोन को तोड़ देता है, जिससे एमा उसको ट्रेस नहीं कर पाती। लोगन फिर से उसे दूसरे नंबर पर कॉल करता है और कहता है, तुम ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलने की जगह तुम बताओगे। माइक हाइगन को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ एमा अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो लोगन के फोन को ट्रेस कर पाए, लेकिन लोगन फिर से कॉल कट कर देता है और फोन को तोड़ देता है, जिससे एमा उसे ट्रेस नहीं कर पाती। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जो उसी रेस्टोरेंट में आया होता है। रेस्टोरेंट का मालिक माइक का दोस्त होता है। वो माइक से कहता है, तुम काफी देर बाद मिले हो, तो बताओ कैसे आना हुआ। जिस पर माइक कहता है, तुम्हारा रेस्टोरेंट मिलने के लिए एक बेहतरीन जगह है। जिस पर वो बंदा कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम यहाँ पर क्रिमिनल से मिलने की डीलिंग ना किया करो। फिर वो बंदा कहता है, अगर कोई डिलीवरी बॉय आए तो उसे टेबल पर रखे हुए पार्सल बता देना और ख्याल से वो अपने वाला ही पार्सल लेकर जाएं। फिर वहाँ पर हाइगन आ जाता है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट का मालिक जाने लगता है। जाने से पहले वो माइक से कहता है, अगर तुमने मेरे रेस्टोरेंट का कोई भी नुकसान किया तो तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। माइक हाइगन से कहता है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि तुम वही बंदे हो जिससे मैं मिलने आया हूं। जिस पर हाइगन उसे उसका कार्ड दिखाता है, जिस पर माइक कहता है, ये काफी नहीं है। जिसको सुनकर हाइगन वहां से जाने लगता है, लेकिन माइक उसे रोकते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना खतरा उठाने के बावजूद यहाँ आओगे। फिर हाइगन माइक से पूछता है, क्या तुम्हें इन सीरियल मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है? कुछ जानते हो तुम इस बारे में? कोई छोटी सी भी जानकारी चलेगी। जिस पर माइक कहता है, तो क्या तुम इसके बदले में मेरे सवालों का जवाब दोगे? जिस पर हाइगन हाँ कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि माइक हाइगन पर गन रखकर कहता है, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। हम देखते हैं कि उसी दौरान रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय आते हैं और अपना पार्सल लेकर चले जाते हैं। जब तीसरा आदमी अपना पार्सल लेने आता है तो माइक देखता है कि टेबल पर कोई पार्सल नहीं पड़ा होता। वो बंदा आता ही हाइगन पर हमला कर देता है, लेकिन हाइगन उसको आसानी से डॉज कर देता है। इसी दौरान हाइगन का मास्क उतर जाता है। हाइगन को देखकर माइक सोचता है, आखिर ये बंदा कौन है? माइक उस बंदे को गन दिखाता है और रुकने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो माइक उस पर गोलियां चलाने लगता है। वो बंदा माइक पर भी हमला कर देता है। हाइगन आकर माइक को बचाता है। हम देखते हैं कि उस बंदे के अचानक से 4 हाथ उग जाते हैं, जिसे देखते हुए हाइगन भी एक जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके भी 4 हाथ और 2 मुंह उग जाते हैं और वो उससे बहुत बुरी तरह लड़ने लगता है। हम देखते हैं कि उसी की तरह का एक और आदमी हाइगन पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर हाइगन को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हाइगन उनका डटकर मुकाबला कर रहा होता है। आखिर में हाइगन तलवार से एक की गर्दन उड़ाते हुए दूसरे के सर पर मारता है, जिससे उनका खेल वहीं पर तमाम हो जाता है। फिर माइक हाइगन के पास आता है और पूछता है, आखिर ये लोग कौन है और वो हॉस्पिटल वाला बंदा लोगन के साथ तुमने क्या किया? जिस पर हाइगन एक डिवाइस को अपनी गर्दन के पास ले जाता है और उसका बटन दबाता है, जिससे उसका चेहरा बदल जाता है और वो माइक से कहता है, मैं एक निंजा हूँ, जो लोगन मैं ही था, मैंने सिर्फ एक मास्क पहना था। फिर अचानक से कुछ बंदे आकर हाइगन और माइक पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे बचने के लिए हाइगन और माइक एक टेबल के पीछे छिप जाते हैं। फिर वो बंदे मिसाइल से उस पूरे रेस्टोरेंट को उड़ा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हाइगन ने माइक को बचा लिया होता है। जब माइक बाहर आता है तो हाइगन वहाँ से जा चुका होता है। माइक एक वेपन को देखते हुए कहता है, इस वेपन ने इस आर्मर को काट दिया है और इस वेपन पर कोई खरोच तक नहीं आई। आखिर ये वेपन कहाँ से आ रहे हैं? फिर हमें पीछे डिस्प्ले पर ओजा कंपनी का सीईओ दिखाया जाता है। एपिसोड के आखिर में हम एक बंदे यामाजी को देखते हैं, जिसने हाइजन को मारने का टारगेट दिया होता है। उसके पास साई नामी एक बंदा आता है और कहता है, सर यामाजी, हाइगन फिर से जिंदा बच गया। निंजा कामोई एपिसोड 3। एपिसोड की स्टार्ट एक चर्च से होती है, जहां बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। हम एक आदमी को भी देखते हैं जिसके गार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसकी कार में ले आते हैं। वो बंदा बहुत ही ज्यादा डरा होता है और लगातार दुआ करते हुए कहता है, प्लीज गॉड, मुझे उस शैतान से बचा लें। लेकिन तभी कहीं से 2 शैतानी हाथ आकर उसके मुंह को जोर से पिचका देते हैं और उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस बंदे की मौत हो जाती है। हम देखते हैं ये काम एक निंजा का होता है। फिर वो निंजा फोन में हाइगन की तस्वीर देखते हुए कहता है, ये शिकार तो काफी तगड़ा नजर आ रहा है, और वो हाइगन की तस्वीर को चाट लेता है। अगले सीन में हम उसी आदमी को मीट खाता हुआ देखते हैं, जिसके पास मास्टर यामाजी आते हैं। वो निंजा मास्टर यामाजी से कहता है, तुमने मुझे कितना बेकार काम दिया, उन कमीनों में जरा सा भी दम नहीं था, तुमने मेरा वक्त सिर्फ जाया किया है।
अगली बार ऐसे छोटे मोटे काम मुझे ना देना। पर मास्टर यामाजी कहते हैं, एक तलवार सिर्फ एक हथियार होता है, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो निंजा मास्टर यामाजी से कहता है, मैं पुराने निंजास जैसा नहीं हूँ जो कमबख्त एक कसम के पीछे अपनी जान को दाव पे लगा लेते हैं। जिस पर यामाजी कहते हैं, हमें उन निंजास को खत्म करना होगा जिन्होंने हमारा ऑर्डर नहीं माना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी सीक्रेट आर्ट दूसरे लोगों को पता चले। निंजा हाइगन की तस्वीर देखते हुए कहता है, मुझे लगता है इस आदमी में बहुत दम है, मुझे इसे मारने में मजा आएगा। मास्टर यामाजी बताते हैं, हाइगन निंजास की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन निंजा है। उसने अनगिनत टेक्निक को मास्टर किया हुआ है और जब वो अपने टारगेट का शिकार करता है तो वो बिल्कुल हैवान बन जाता है। वो निंजास में सबसे बेहतरीन निंजा है। हम उससे एक बार मार चुके हैं, जबकि डॉक्टर्स ने भी उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वो एक सीक्रेट निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बच गया। जिस पर निंजा कहता है, क्या ये वही टेक्निक है जो पुराने निंजास अपने वक्त में इस्तेमाल किया करते थे? जिस पर यामाजी कहते हैं, हमें अगली बार उसे मारना ही होगा, लेकिन मारने से पहले हमें उससे वो सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता करना होगा। जिस पर वो निंजा कहता है, देखना मास्टर यामाजी, वो मेरे पाँव पकड़कर माफी मांगते हुए वो टेक्निक को बताएगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो पूछता है, आखिर आपने दूसरे आदमी शिनिगामी के बारे में क्या सोचा? मैं शर्त लगाता हूँ शिनिगामी मेरे शिकार पर हाथ जरूर डालेगा। जिस पर यामाजी कहते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे हाइगन से दूर रहने के लिए कहा है। अगले सीन में हम शिनिगामी को देखते हैं, जिसने काफी एक्सेल निंजा को मौत की घाट उतार दिया होता है। उसके सामने एक बंदा आकर कहता है, किसी के इशारों पर चलना सिर्फ एक बुज़दिल निंजा की निशानी है साई। अब तक तुम बहुत से एक्सेल निंजा को मार चुके हो, आखिर तुम इस करप्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ क्यों दे रहे हो? तुम एक्सेल निंजा को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम उनसे डरते हो। वो निंजास जो अपने पुराने तरीकों से जी रहे हैं, वो तुम जैसों के सामने कभी हार नहीं मानेंगे, जैसा कि हाइगन ने किया। तुम सब कुत्तों में जरा सा भी दम नहीं है कि तुम हाइगन को हाथ भी लगा सको। और वो आदमी एक जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए शिनिगामी पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि शिनिगामी को एक भी खरोच नहीं आई होती। वो बंदा शिनिगामी को सही सलामत देखकर कहता है, वो इस जुत्सु से इतनी आसानी से कैसे बच गया? उसे एक खरोच तक नहीं आई। ये क्या? नहीं, उसकी तलवार कहाँ पर है? हम देखते हैं कि शिनिगामी की तलवार अभी तक उस निंजा के सीने से आर पार हो चुकी होती है। मरते हुए वो बंदा कहता है, मैं हेल में तुम्हारा इंतजार करूंगा बुज़दिल। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर माइक को बताता है, हमें काफी सबूत मिले हैं कि वहाँ पर ड्रग डीलिंग्स होती थी और ये बंदा भी उनमें शामिल था। और जो भी तोड़फोड़ उस रेस्टोरेंट में हुई वो सिर्फ दो राइवल्स गैंग के दरमियान छोटी सी लड़ाई थी और इसी के साथ ये केस क्लोज हो जाता है। जिस पर माइक गुस्से से कहता है, तुम सभी बिकाऊ कुत्ते हो जो पैसों के लिए कुछ भी करते हो। तभी वहाँ पर माइक का बॉस आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर माइक का बॉस उसे कहता है, तुम्हें सिर्फ अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद तुम आराम से सारा दिन फिशिंग कर सकते हो। जिस पर वो कहता है, वैसे मैं आजकल विस्की की बजाय चाइनीज स्नैक्स खाना पसंद करता हूँ। जिस पर उसका बॉस कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो भी पहुँचा दूंगा और साथ में एक फिशिंग रॉड भी गिफ्ट में दे दूंगा। जिस पर वो कहता है, मुझे सोचने दो, वो फिशिंग रॉड ओसा कंपनी की बनाई हुई होगी ना? जिस पर माइक का बॉस खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अक्सर जल्दी में गलत फैसले कर लेते हैं। और वो उसे रेजिग्नेशन लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक अपनी गाड़ी में हाइगन की दी हुई लोकेशन पर पहुँच जाता है और हाइगन से कहता है, तुम्हारी इस जगह को ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किल हुई। फिर माइक हाइगन को बताता है, वो वेपन जिनसे हम पर रेस्टोरेंट में हमला हुआ था वो ओजा कंपनी की बनाई हुई थी। ओजा ये खतरनाक कंपनी है, FBI भी उनकी मुट्ठी में है। हाइगन कहता है, उन्होंने मेरी फैमिली को मार डाला, मैं उन्हें एक एक करके ढूंढ के मार डालूंगा। मैं उनकी अतड़ियां निकाल कर उनसे उन्हें फांसी दूंगा। मैं उन्हें उस दर्द का एहसास करवाऊंगा जो उन्होंने मुझे दिया। फिर हाइगन एक ड्रिंक को माइक के साथ शेयर करता है। ये निंजास का तरीका होता है जब वो किसी से दोस्ती करते हैं या वो आगे मिशन करने वाले होते हैं। माइक कहता है, मैंने एक ऐसे बंदे को बुलाया है जो ओजा कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि एमा होती है। माइक उसे लेट आने के लिए बहुत सुनाता है। फिर हाइगन और माइक उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि एमा की गाड़ी में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होती है। फिर एमा बताती है, ओजा कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये मिलिट्री वेपन, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए डिवाइस बनाती हैं। दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां ओजा कंपनी की प्रोडक्ट इस्तेमाल न की जाती हो। इस कंपनी के खिलाफ जो भी खड़ा होता है वो किसी न किसी अजीब तरीके से मारा जाता है। मिसाल के तौर पर जिस बंदे को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यूरोप का एक पॉलिटिशियन है। इसने अपनी कंट्री में बाहरी कंपनीज की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों पहले इसकी मौत एक अजीब एक्सीडेंट में हो गई। फिर जो नया पॉलिटिशियन आया उसने सभी कंपनीज को अपनी कंट्री में अलाउ कर दिया, जिसमें ओजा कंपनी भी शामिल थी। ओजा कंपनी की ग्रोथ के दौरान बहुत सी मौतें हुई। मुझे लगता है कि निंजास और ओजा कंपनी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अगले सीन में हम ओजा कंपनी के फाउंडर को देखते हैं जो किसी बंदे को देखकर कहते हैं, मुझे आपको देखकर खुशी हुई। मुझे लगता है कि आपके यूं अचानक आने की कोई खास वजह होगी। जिस पर यामाजू से एक तस्वीर दिखाते हैं। ये वही तस्वीर होती है जब कुछ लोगों ने हाइगन पर गन्स और मिसाइल से हमला किया था। इसे देखकर वो बंदा कहता है, ये सभी तो मेरी टीम के बंदे हैं, मैंने सिर्फ अपनी कंपनी के वेपन को टेस्ट करने के लिए कहा था। जिस पर यामाजू उसे गुस्से से देखते हैं, जिस पर वो बंदा कहता है, ठीक है, मैं अगली बार आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करूंगा। वैसे भी इन वेपन्स को टेस्ट करने से हमारी कंपनी का ही फायदा होगा। यामाजी जाते हुए कहते हैं, तुम हमारे पार्टनर हो, लेकिन इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी करोगे। दूसरी तरफ एमा हाइगन को एक जगह दिखाते हुए कहती है, ये ओजा कंपनी है और अगर हम जानना चाहते हैं कि निंजास और ओजा कंपनी का आपस में कुछ ताल्लुक है तो हमें इस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तभी उन पर ऊपर से तलवार से कोई हमला कर देता है। हाइगन एमा को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और माइक गाड़ी की छत पर गन से शूट करने लगता है। हम देखते हैं कि हाइगन थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके उस निंजा पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन तभी उनकी एक ट्रक से बहुत बुरी टक्कर हो जाती है, जिससे एमा और माइक बेहोश हो जाते हैं। वही निंजा हाइगन के सामने आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है, जिस पर हाइगन भी उस पर अटैक कर देता है। तभी उस बंदे के ऑक्टोपस की तरह बहुत से टेंटिकल निकल आते हैं, जिससे वो हाइगन पर हमला कर देता है। हाइगन भी अपने जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए अपने 6 हाथ उगा लेता है और उसका मुकाबला करने लगता है। फिर वो निंजा हाइगन पर मिसाइल से अटैक करता है, लेकिन हाइगन उन मिसाइल्स को अपनी तलवार से काट डालता है और उस निंजा के मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है। हम देखते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होता है। इस रोबोट पर एक कैमरा लगा होता है। हम देखते हैं इस कैमरे से वही बंदा हाइगन पर नजर रखे हुए था। हाइगन कैमरे को निकालकर उस बंदे को मार डालने का इशारा करता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले एमा और माइक को रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ हम हाइगन को देखते हैं जो उनसे काफी दूर एक बाइक पर होता है। तभी उसे एक कॉल आती है। वो अपने बैग में से फोन निकालता है और कॉल को उठाता है। तभी दूसरी तरफ से एक बंदा बोलता है, तो आखिर अब हम बात कर सकते हैं हाइगन। इसे सुनकर हाइगन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। निंजा कामुई एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्ट में हाइगन को एक कॉल आती है। कॉल वाला बंदा हाइगन से कहता है, आखिर मैं अब तुमसे बात कर सकता हूँ हाइगन। जिसे सुनकर हाइगन बहुत ज्यादा हैरान नजर आता है। वो बंदा हाइगन से कहता है, मुझे पता है कि तुम ओजा सिटी में जाने की सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और किसी भी इंसान का वहाँ जाना और जाकर जानकारी निकालना लगभग नामुमकिन है। इसमें मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर हाइगन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे आदमी पर यकीन करूंगा जो अपनी आवाज बदलकर मुझसे बात कर रहा हो? जिस पर कॉल वाला बंदा कहता है, दूसरों के बारे में सीखो, लेकिन दूसरों को अपने बारे में कुछ पता न चलने दो, यही एक निंजा की खासियत है। जिसे सुनकर हाइगन बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये पोएम आखिर कौन हो तुम? जिस पर वो बंदा कहता है, मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी है हाइगन। जिस पर हाइगन कहता है, क्या तुम भी एक एक्साइल निंजा हो? वो बंदा हाइगन से कहता है, अगर तुम ओजा सिटी में जाना चाहते हो तो मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाना। अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना है या नहीं, अब ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगले सीन में हम माइक को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपनी बेटी की बनाई हुई ड्राइंग को देख रहा होता है। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। हम माइक को ड्यूटी पर देखते हैं, जहाँ उसकी वाइफ उसको बार बार कॉल्स कर रही होती है, लेकिन वो ड्यूटी पर होने की वजह से वो उसकी कॉल नहीं उठाता। लेकिन जब माइक फ्री होता है तो वो अपनी वाइफ की कॉल उठाता है, तो उसे कॉल पर एक बुरी न्यूज मिलती है। अगले सीन में हम माइक को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसकी वाइफ अपनी बेटी की लाश के पास बैठी रो रही होती है। वो माइक से कहती है, मैंने सोचा था अगर मैं एक FBI एजेंट के साथ फैमिली शुरू करूंगी तो मेरी फैमिली सेफ रहेगी, लेकिन मैं गलत थी। और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ माइक अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हाइगन आ जाता है और कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो माइक? कुछ देर बाद वहाँ पर एमा भी आ जाती है। हाइगन इन्हें उस कॉल के बारे में बताता है, जिस पर माइक कहता है, आखिर एक कॉल से तुम उस आदमी पर भरोसा कैसे कर सकते हो हाइगन? जिस पर हाइगन कहता है, उस बंदे ने जो पोएम का स्टेंजा बोला वो हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ही पता थी, और हम जब से इस कंट्री में आए
हैं। तब से मैंने उस पोएम को किसी के मुंह से नहीं सुना। फिर एमा कहती है, जैसा कि उस काल वाले बंदे ने बताया कि ओजा सिटी में बहुत ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है। इस सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर जाना और जानकारी निकालना किसी घोस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस पर माइक हाइगन से पूछता है, तुम क्या करोगे जब ये सब कुछ एक जाल हुआ? जिस पर हाइगन कहता है, मैं उन सभी को मार डालूंगा। जिस पर माइक हाइगन से कहता है, बोलो मत हाइगन, हम सिर्फ कुछ देर के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं। जिस पर माइक एमा से पूछता है, तो बताओ कि हम ओजा सिटी में कैसे जा सकते हैं? वैसे मैं तुम दोनों को बता दूं कि हमारे बॉस हम पर नजर रखे हुए हैं। जिस पर एमा कहती है, उस सिटी के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, हर तरफ सख्त सिक्योरिटी है। लेकिन मुझे डार्क वेब पर एक कम्युनिटी मिली है जिसके एडमिन का कहना है कि ओजा सिटी पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा एडवांस वेपन बना रही है और मैंने उस एडमिन का एड्रेस निकाल लिया है। जिस पर माइक कहता है, तो ठीक है, मैं अकेले ही वहाँ पर उससे मिलने जाऊंगा और अब तुम इस केस में काम नहीं करोगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को कोई नुकसान हो। जिस पर एमा कहती है, हम ओजा सिटी के गंदे सच का पर्दाफाश करने वाले हैं। इसमें हो सकता है कि हमें ओजा सिटी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जो हजारों नहीं लाखों डॉलर्स की बिक सकती है। मैं ऐसा मौका अपने हाथों से नहीं गवा सकती। और वो माइक को इकट्ठे चलने के लिए कहती है। फिर हाइगन वहाँ से जाने लगता है। माइक हाइगन से पूछता है, क्या तुम्हारी वाइफ को पता था कि तुम एक निंजा हो? जिस पर वो कहता है, हाँ उसे पता था क्योंकि मारी खुद भी एक निंजा थी। इस पर माइक कहता है, तो क्या निंजास भी नॉर्मल फैमिलीज बनाते हैं? जिस पर हाइगन कहता है, नहीं, लेकिन हम दोनों ने इसी कोड को तोड़ा था। जिस पर माइक पूछता है, आखिर कैसा कोड? जिस पर हाइगन कहता है, निंजास को अपने साथियों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए और हमने यही कोड तोड़ा था। ये कहकर हाइगन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एक मीटिंग को देखते हैं जिसमें ओजा सिटी का फाउंडर यामाजी, छोटी हाइट वाला निंजा और उसमें और भी 3 लोग होते हैं। इन्होंने ये मीटिंग हाइगन को खत्म करने के लिए रखी होती है क्योंकि हाइगन अब इनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। अगले सीन में हम ओजा सिटी के फाउंडर को देखते हैं जो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा कितना ताकतवर होगा? बस एक बार वो बंदा मेरे हाथ लग जाए, मैं उसके सारे मूव्स को कॉपी कर लूंगा और उस डेटा से अपनी रोबोट आर्मी को और ज्यादा मजबूत करूंगा। दूसरी तरफ हम यामाजी को देखते हैं जिसके पास जाई आता है और कहता है, मास्टर यामाजी, बस आप एक बार हुक्म दे दें, मैं हाइगन को खत्म कर दूंगा। जिस पर मास्टर यामाजी कहते हैं, नहीं, मैं उसे मारने के लिए किसी और निंजा को भेजूंगा। तुम्हें हाइगन का मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है और मारने से पहले हम हाइगन से उसकी सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता करेंगे। फिर हमें निंजास के 3 कोड्स के बारे में बताया जाता है। निंजास का पहला कोड के निंजास के सीक्रेट किसी को भी पता नहीं होने चाहिए। दूसरा कोड के निंजास को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तीसरा कोड ये कि उनके मिशन उनकी जिंदगियों से ज्यादा अहम होते हैं। फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ 3 निंजास बहुत बेरहमी से कुछ बंदों को मारते हुए अपना मिशन पूरा करते हैं। इस मिशन के कंप्लीट करने की वजह से उनके क्लैन के लीडर उन्हें ऑफिशियली निंजास बना देते हैं और उन्हें उनके नाम देते हैं। हम देखते हैं कि उसमें जाई, मारी और हाइगन होते हैं। ये अपने क्लैन में सबसे ज्यादा ताकतवर निंजास होते हैं। क्लैन के लीडर उन्हें एक एक खास टेक्निक के बारे में बताते हैं जिन्हें वो एक दूसरे को बताने से मना करते हैं। हम यामाजी को भी वहाँ पर देखते हैं। अगले सीन में हम तीनों निंजास को एक कमरे में देखते हैं जहाँ वो ऑफिशियली निंजास बन के बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि हाइगन मजाक में जाई से कहता है, कहीं तुम अपनी टेक्निक मुझे न बता देना जाई। जिस पर जाई कहता है, नहीं नहीं, मैं उस टेक्निक को तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर हमें एक दूसरे का सामना करना पड़े। फिर वो ड्रिंक्स को शेयर करते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि हाइगन और मारी एक मिशन पर जाते हैं जहाँ पर मारी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से हाइगन मिशन को पूरा ना करते हुए मारी को लेकर समुद्र में कूद जाता है। मारी जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर हाइगन उसे एक गुफा में ले जाता है और उसका इलाज करता है। हम देखते हैं कि जब मारी को होश आता है तो वो मिशन को कंप्लीट ना करने की वजह से अपनी चाकू से जान देने ही वाली होती है कि हाइगन उसका चाकू पकड़ लेता है। जिस पर मारी कहती है, तुम्हें याद है ना हमारा कोड कि निंजास को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए? जिस पर हाइगन कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने इस कोड को उसी दिन तोड़ दिया था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। जिसके बाद वो रिलेशन में आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब साई सुबह उस गुफा में आता है तो उन दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत हैरान होता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ साई उसी कप को देख रहा होता है जिसमें उन्होंने ड्रिंक शेयर की होती है। दूसरी तरफ हम हाइगन को देखते हैं जिसे काल वाला बंदा कहता है, ओजा सिटी में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ हर तरफ सिक्योरिटी ड्रोन्स घूम रहे होते हैं जो किसी भी अनइनवाइटेड बंदे को नोटिस करके
उस पर अटैक कर देते हैं और उस अनइनवाइटेड टारगेट को खत्म कर देते हैं। ओजा सिटी के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है जो सिर्फ पानी और हवा को ही अंदर जाने देता है। ये लोग अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेंसर्स को कंट्रोल कर सकें। तुम ओजा सिटी में यहीं से इंटर होगे। वहाँ पर गार्ड्स की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और हर तरफ लेजर ट्रैप्स हैं जो हर 2 सेकंड में बदलते रहते हैं। हम अपना ये प्लान सूरज के डूब जाने के बाद शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो एमा के साथ खाना खाने आया होता है क्योंकि माइक के बॉस ने एमा को किसी और का पार्टनर बना दिया होता है। अगले सीन में हम हाइकन को देखते हैं जो अपनी निंजा स्किल्स के जरिए ओजा सिटी में दाखिल होता है। वो कैमरास की नजर में आए बगैर और सिक्योरिटी गार्ड से छुपते छुपाते सिटी में इंटर होता है। काल वाला बंदा लगातार हाइकन को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। वो हाइकन को किसी के साथ भी लड़ने के लिए मना करता है और खामोशी के साथ अपना काम करने के लिए कहता है। लेकिन जब हाइकन लेजर ट्रैप से गुजर रहा होता है तो उसके पसीने की एक बूंद लेजर ट्रैप से टकरा जाती है जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और हाइगन पर हमला कर देते हैं। काल वाला बंदा हाइगन से कहता है, चलते रहो हाइगन, तुम्हें रुकना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हाइगन एक कमरे में आ जाता है जहाँ उसके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर होता है। काल वाला बंदा हाइगन से कहता है, मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर को 5 सेकंड के लिए बंद कर दूंगा और तुम्हारे पास वही 5 सेकंड होंगे, तुम्हें जल्दी करनी होगी। फिर हाइगन जल्दी से भागता हुआ उस बैरियर को पार करने ही वाला होता है कि तभी जाई आकर हाइगन को दूर फेंकता है। एपिसोड के एंड पर हम देखते हैं कि बैरियर के एक तरफ हाइगन और दूसरी तरफ जाई होता है। निंजा कामुई एपिसोड 5। एपिसोड के स्टार्ट में हम बैरियर के एक तरफ हाइगन और दूसरी तरफ जाई को देखते हैं। हाइगन जाई से कहता है, जाई मारी मर चुकी है, क्या उसे मारने का ऑर्डर श्यामा जी ने दिया था? जिस पर जाई कहता है, जो लोग अपनी मौत को धोखा देने की कोशिश करते हैं वो हमेशा मौत के साए में रहते हैं और तुम भी जल्द ही मारे जाओगे। और जाई ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो ओजा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय की लोकेशन पर पहुंच जाता है। माइक फोन पर एमा से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो बंदा जो पहले ओजा कंपनी में काम किया करता था वो इस जैसी घटिया जगह में रहता होगा? जिस पर एमा कहती है, मुझे पक्का यकीन है कि वो यहीं रहता होगा और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब आप पर हाई ऑफिसर्स ने भी नजर रखना शुरू कर दी है, तो ध्यान रहे मुझे तभी कॉल कीजिएगा जब कोई इमरजेंसी हो। फिर माइक अपनी गाड़ी से उतरकर ओजा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय से मिलने के लिए जाता है। जिस तरफ हम ओजा कंपनी की मीटिंग को देखते हैं जहां रोबोट जैसी दिखने वाली निंजा कहती है, सिस्टम में किसी एरर की वजह से बैरियर 5 सेकंड के लिए बंद हो गया था। उस बंदे का हार्ट ट्रैप को पार करना ये साबित करता है कि उसकी कोई अंदर से मदद कर रहा है। जिस पर छोटी हाइट वाला निंजा कहता है, चलो हम उसे मार देते हैं और सभी एक्साइड निंजा को बताते हैं कि उनकी औकात क्या है। जिस पर यामा जी कहते हैं, हमारा प्लान नहीं बदलेगा, हम हाइगन की सीक्रेट आर्ट को जाने बगैर उसे नहीं मार सकते। जिस पर छोटी हाइट वाला निंजा कहता है, तो ठीक है, हम उसे शहर के अंदर इंटर होने देते हैं, हमारी सभी की सभी फोर्सेस यहीं पर हैं, हम उसे आसानी से मार देंगे और उसे सीक्रेट आर्ट को भी पता कर लेंगे। ये आइडिया सभी को पसंद आता है। अगले सीन में हम हाइगन को देखते हैं जिसे कोल वाला बंदा कहता है, तुम्हारे लिए एक खबर है, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें शहर के अंदर घुसने की परमिशन दे दी है। बेशक ये एक चाल है, वो तुम्हें मारने के लिए अपने सबसे बेहतरीन निंजास को चुन रहे हैं। अगर तुम उनसे लड़े तो तुम मारे जाओगे। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए सही वक्त नहीं है। जिस पर हाइगन कहता है, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, मैं यामाजी और सभी को मार डालूंगा जिन्होंने मेरी फैमिली को खत्म किया। जिस पर काल वाला बंदा कहता है, तो ठीक है, तो फिर तुम अपना प्लान 7 बजे स्टार्ट करना क्योंकि उस वक्त ओजा सिटी में एक परेड होने वाली है और तुम आसानी से अपना प्लान पूरा कर सकोगे। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो ओजा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय को अपनी मदद करने के लिए मना लेता है। जिस पर वो बंदा माइक को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओजा सिटी में परेड स्टार्ट हो चुकी होती है। इसी के साथ हाइगन ने भी अपना मिशन स्टार्ट कर लिया होता है। हम देखते हैं कि हाइगन के हर एक मुंह पर ओजा कंपनी की मीटिंग के हर मेंबर ने नजर रखी हुई होती है। दूसरी तरफ हम हाइगन को देखते हैं जो एक टनल में आता है। उसके सामने बहुत से निंजास आ जाते हैं जिन्हें देखते ही हाइगन हैवानों की तरह उन पर टूट पड़ता है और उन सभी को मार डालता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो उसी बंदे को ओजा कंपनी की इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए कहता है। वो बंदा ओजा कंपनी की इन्फॉर्मेशन को हैक करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन माइक की नजर एक बाउंड नामी फोल्डर पर पड़ती है। जब वो बंदा उसे ओपन करता है तो उसमें बहुत सी फेक आइडेंटिटीज होती हैं। जिस पर माइक कहता है, ये फोल्डर जरूर कॉर्पोरेट स्पाई ग्रुप्स का होगा और वो उसमें एमा का नाम देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी ओजा कंपनी को उनके बारे में पता चल जाता है और उस सीक्रेट रूम का अलार्म बजने लगता है। हम देखते हैं कि
ओजा कंपनी के कुछ गार्ड्स उस बंदे को मारने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन माइक उस बंदे को गाड़ी में लेकर वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि गार्ड्स भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, वो लगातार गन से उन पर अटैक कर रहे होते हैं। माइक उस बंदे को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और खुद कार की विंडो से बाहर निकलकर उन्हें शूट करता है। माइक का निशाना काफी अच्छा होता है, जिससे वो इन दोनों गार्ड्स को मार देता है, लेकिन तभी उनकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम हाइगन को देखते हैं जो सभी को मारकर एक बड़े से रूम में आता है, जहाँ उसके पीछे 4 रोबोट्स आ जाते हैं। हम देखते हैं कि रोबोट्स के अंदर छोटी हाइट वाला निंजा और मीटिंग वाले बाकी बंदे होते हैं। हम उस रूम के बाहर एक हेलीकॉप्टर को भी उड़ता देखते हैं, जिसमें मास्टर यामाजी हाइगन पर नजर रखे हुए थे। तभी उन रोबोट्स में से पिंक कलर वाला रोबोट हाइगन पर हमला कर देता है, लेकिन हाइगन उन्हें कांटे की टक्कर देता है। हम देखते हैं कि हाइगन उनके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तभी हाइगन एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने क्लोन्स बना देता है, जिससे उन चारों रोबोट्स का ध्यान भटक जाता है और हाइगन यामाजी को मारने के लिए उसके हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है। लेकिन एक बंदा हाइगन की रस्सी काट देता है, जिससे हाइगन बहुत बुरी तरह आकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका मास्क भी टूट जाता है। हम देखते हैं कि वही 4 रोबोट्स हाइगन को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। फिर हाइगन को याद आता है कि उसे उस बंदे ने कहा था, अगर तुमने ये टेक्निक दोबारा इस्तेमाल की तो तुम मारे जाओगे। जिस पर हाइगन की आंखों के सामने उसकी बीवी और उसके बेटे के विजन्स आने लगते हैं, जिसके बाद वो सीक्रेट आर्ट अटैक ऑफ अवेयरनेस का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो अपने हाथ और पाँव में सुइयां मारता है, जिससे वो फिजिकली थोड़ा सा तेज हो पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना काफी नहीं होता। वो 4 रोबोट्स हाइगन को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी हाइगन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। इस पर हाइगन एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है कि तभी हाइगन पर कोई पिन से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जाई होता है। जाई हाइगन के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि जो लोग मौत को धोखा देने की कोशिश करते हैं वो हमेशा उसके साए में रहते हैं। हम देखते हैं कि हाइगन बार बार यामाजी का नाम ले रहा होता है, हर तरीके से यामाजी के पास पहुंचना चाहता था और उसे मारना चाहता था। जिसके बाद जाई हाइगन की गर्दन पर तलवार रखता है, लेकिन हम देखते हैं कि पिंक कलर वाली रोबोट सभी रोबोट्स पर एक डिवाइस लगा देती है, जिससे सभी रोबोट्स काम करना बंद कर देते हैं और जाई की तलवार को रोक देती है और जाई पर बॉम्ब से अटैक करके हाइगन को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो बहुत जख्मी होता है और वो ओजा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जा रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगला एपिसोड देख सकते हैं।